हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में है। कैसा उनका माइंड था, किस तरह की उनकी सोच थी और वो इतने बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे बने। बिफोर यू रीड में देखिए, व्हाई डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, कि जब आप जीनियस वर्ड यानी कि प्रतिभाशाली शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं। हु इज़ अ जीनियस, जीनियस कौन है, प्रतिभाशाली कौन है। वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़, और एक जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके विचार में क्या गुण होने चाहिए। We shall now read about young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago। ठीक है, अब हम जर्मनी के एक नौजवान नागरिक सेवक के विषय में पढ़ेंगे जो 100 साल पहले संसार में तूफान लाया था। स्टॉर्म होता है तूफान। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। कहता है सन 1905 में गर्मी के मौसम में 26 साल के नौजवान ने लगातार विज्ञान की दुनिया को हिला देने वाले पेपर छापे जो लाइट, प्रकाश और जो भी अणुओं की गति, मोशन ऑफ पार्टिकल्स मतलब अणुओं की गति, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ यानी कि जितनी भी चलने वाली गतिमान वस्तुएं हैं उनकी, और एनर्जी, ऊर्जा के विषय में थे। उसने 4 ऐसे पेपर छापे जो कि लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, अणुओं की गति के बारे में, जितनी भी चलने वाली चीज़ें हैं, मूव करने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में, और ऊर्जा के, एनर्जी के बारे में थे। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius। कहता है उसके इस काम ने वैज्ञानिक मैगजीनों में केवल कुछ ही पन्नों की जगह ली, लेकिन हमारे अंतरिक्ष के विषय में जो विचार थे, समय और पूरे ब्रह्मांड, कॉस्मोस होता है ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। और आइंस्टीन का नाम जो था वो जीनियस, प्रतिभाशाली बुद्धि के समान बन गया। सिनोनियम होता है समानार्थक, समान। Fifty years after his death, Albert Einstein's genius still risen। कहता है अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के 50 साल के बाद भी उनकी इस जीनियस, प्रतिभाशाली बुद्धि आज भी राज्य करती है, आज भी विद्यमान है। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879
1979 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ। कहाँ हुआ? उल्म नामक शहर में हुआ। और इस बात का कोई संकेत नहीं था, कोई इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं था कि वो एक महानता की ओर बढ़ रहे हैं, कि वो कोई महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज फ्रीक। बल्कि उनकी जो माता है, इसके विपरीत, बल्कि उनकी माता क्या सोचती थी? उन्हें फ्रीक समझती थी, असामान्य समझती थी, विचित्र। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके अनुसार अल्बर्ट का जो सिर था वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। वो कहता है बल्कि 2 साल 6 महीने की आयु का होने पर भी आइंस्टाइन जो है वो बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। आइंस्टाइन स्टिल वॉज व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। वो कहता है अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर बात को, हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। ट्वाइस मतलब 2 बार। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। वो कहता है आइंस्टाइन को पता नहीं था कि जो दूसरे लड़कों के साथ कैसे घुले मिले, और उनके जो प्लेमेट्स थे, साथी खिलाड़ी थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग यानी कि उबाऊ भाई कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसीलिए जो नौजवान था, बच्चा, वो अधिकतर समय अकेले रहता था, खुद के साथ ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। विशेष तौर पर जो उन्हें खिलौने पसंद थे वो मैकेनिकल टॉयज पसंद थे, मशीनरी। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" कहते हैं अपनी जो नई जन्मी बहन थी माजा, उसकी ओर देखकर उन्होंने ये कहा कि अच्छी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं इसके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, जिनकी सिस्टर का नाम था माजा, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि अच्छी है लेकिन इसके व्हील कहाँ है, पहिए कहाँ है। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार उनके हेडमास्टर ने, मुख्याध्यापक ने उनके फादर से बताया कि आइंस्टाइन प्रोफेशन में, व्यवसाय के लिए कोई भी विषय चुने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये बात उनके हेडमास्टर ने कही उनके फादर से। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। कहता है आइंस्टाइन ने अपने 6 साल की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, क्योंकि उनकी माँ उन्हें ये सिखाना चाहती थी। और बाद में एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, बाद में वो एक प्रतिभावान शौकिया वायलिन वादक भी बने, और इस कौशल को उन्होंने अपने सारे जीवन संजोए रखा। अपने पूरे जीवन उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन रखा, यानी कि वो वायलिन हमेशा बजाते रहते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। प्यूपिल होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीक। मुनीक में एक हाई स्कूल में गए वो। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड
when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. और आइंस्टाइन का जो परिवार था, जब वो 15 महीने के थे वहाँ गए और उसने लगभग हर विषय में अच्छे अंक भी प्राप्त किए। उन्हें गए हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले गए थे म्यूनिख में, 15 महीने हो गए थे उन्हें। उसके बाद उनका परिवार आया और तब तक उन्होंने हर विषय में अच्छे अंक भी प्राप्त कर लिए थे। आइंस्टाइन हेटेड स्कूल्स, रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। कहते हैं आइंस्टाइन जो है उन्हें स्कूल के सख्त अनुशासन से नफरत थी, घृणा थी। रेजिमेंटेशन मतलब अनुशासन, सख्त अनुशासन। और अक्सर वो अपने जो टीचर्स थे, शिक्षकों से विवाद करते रहते थे, आर्गुमेंट करते रहते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की आयु में आइंस्टाइन को इतनी घुटन महसूस हुई कि उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्टिफल्ड मतलब घुटन, घुटन महसूस करना। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। कहते पहले ही साल आइंस्टाइन के जो माता पिता थे वो मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और जो रिश्तेदार थे उनके पास अपने बेटे को छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीक। और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद, आइंस्टाइन ने स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई को जारी रखने की विश बताई, अपनी इच्छा व्यक्त की, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती है और जो वो शहर है मुनीक से ज़्यादा उदार था, यानी कि दूसरों को समझता और उनकी राय को सम्मान देता था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तथा आइंस्टाइन का गणित में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो कुशल थे, और जो फिज़िक्स थी, भौतिकी हिंदी में बोलते हैं, उनमें भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उन्होंने ज्यूरिक में के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए डिसाइड किया, निर्णय लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टाच। लेकिन विज्ञान ही केवल ऐसा विषय नहीं था जो उस डैशिंग, उत्साही यंग मैन, युवा व्यक्ति की जिसकी समुद्री घोड़े जैसी मूछें थी को पसंद आता था। वॉलरस मस्टाचिस, मस्टाचिस होता है मूछें, और वॉलरस जो है समुद्री घोड़े को बोलते हैं। यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी मूछें समुद्री घोड़े जैसी थी। कहते हैं उनको केवल ऐसा नहीं था कि उन्हें केवल साइंस सब्जेक्ट ही पसंद था। He also felt a special interest in a fellow student। बल्कि वो अपनी एक साथी विद्यार्थी जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। जो उनकी साथी विद्यार्थी थी मिलेवा मैरिक में भी विशेष रुचि अनुभव करते थे वो, और जो कि क्या थी, क्लेवर क्रिएचर, यानी कि समझदार प्राणी थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। कहते जो मिलेवा मैरिक थी वो सर्ब निवासी थी, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने आई थी, क्योंकि ज्यूरिक का जो यूनिवर्सिटी थी, ज्यूरिक का जो विश्वविद्यालय था, केवल वही एक ऐसा था यूरोप में जो कि महिलाओं को भी डिग्रियां
प्राप्त करवाता था, यानी कि महिलाएं भी यहाँ पढ़ सकती थी। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। कहता है आइंस्टाइन को अपनी इस मित्र में लगा कि वो साहित्य और संगीत से घृणा करने वालों के विरुद्ध उसकी सहयोगी है। द कपल फेल इन लव, दोनों को प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। तो कहता है पत्र आज तक भी मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को, अपने अफेक्शन को शब्दों में व्यक्त किया, जिसमें विज्ञान का मिश्रण बड़ी ही कुशलता से किया गया था। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। आइंस्टाइन ने लिखा कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी और गर्व होगा जब हम दोनों रिलेटिविटी पर अपने काम को एक विजयात्मक निर्णय पर ले जाएंगे। विक्टोरियस मतलब विजय, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, विजयात्मक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो सन 1900 में 21 साल की आयु में आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय से स्नातक और बेरोजगार थे, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन वो ख़त्म कर चुके थे और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और प्राइवेट शिक्षा दी और अंत में उन्हें 1902 में बर्न के, ये प्लेस है, बी कैपिटल है, बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ की एक नौकरी मिली। which he was supposed to be assessing other people's inventions, जहाँ पर उन्हें दूसरे लोगों के आविष्कारों को जांचने का कार्य करना था पेटेंट ऑफिस में। आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret। कहता है आइंस्टाइन वास्तव में सीक्रेटली, रहस्यमयी रूप से अपने ही विचारों की प्रगति कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। उन्होंने मजाक में काम करते हुए अपने डेस्क की दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, तथ्यात्मक भौतिकी का कार्यालय कहकर पुकारा था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने अपनी डेस्क की ड्रॉर को क्या कहकर पुकारा, तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। सन 1905 में एक प्रसिद्ध पत्र में आइंस्टाइन का विशेष सिद्धांत प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार समय और दूरी निश्चित नहीं होती। Indeed, वास्तव में two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। कहता है उनके इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वास्तव में दो सही घड़ी एक जैसे समय नहीं बताएगी यदि उन्हें दोबारा से एक यात्रा के बाद इकट्ठा नहीं मिलाया जाता है, और यदि उनमें से एक घड़ी दूसरे के संदर्भ में बहुत तेज़ी से चल रही हो। कि जब तक घड़ी को मान लो एक टाइम पर
चलाया गया है, लेकिन अलग अलग स्थान पर चलाया गया है, तो उनका टाइम जो है वो सेम नहीं होगा जब तक कि उनको फिर से सही समय पर, एक समय पर सेट ना किया जाए। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. कहते हैं इसी से संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध फॉर्मूला विकसित हुआ, जो कि मास मतलब के भार, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, दोनों के संबंध का वर्णन करता है। उनके इस रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो नियम है, उससे हमें मास और एनर्जी यानी कि E = mc² 2 का फॉर्मूला हमें मिलता है। कहते हैं while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. कहते हैं जब आइंस्टाइन भौतिकी की यानी कि फिजिक्स की सर्वाधिक कठिन समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तो उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही असफल होता जा रहा था। अनरेवलिंग मतलब असफल होना। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। कहता है अल्बर्ट अपनी पढ़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ जो थी वो इसके अगेंस्ट थी, विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him. उनकी माँ का ये मानना था कि मिलेवा जो कि उनके बेटे यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, उनके लिए अधिक बड़ी थी। She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. वो कहता है वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंसी थी, बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। उनकी माता ने कहा कि वो तुम्हारी तरह की ही एक किताब है। आइंस्टाइन ने शादी टाल दी। वेडिंग ऑफ मतलब शादी टालना। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. अंत में 1903 में दोनों की शादी हुई और 2 लड़के भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड. लेकिन कुछ सालों के बाद ही शादी का जो रिलेशनशिप थी वो उनकी फाल्टर, कमियां आने लगी, संबंध जो थे वो इनके ढीले पड़ गए। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा इसी बीच अपना जो बौद्धिक लक्ष्य थी वो खोती जा रही थी और एक नाखुश गृहिणी बनती जा रही थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. कहता वर्षों तक लगातार विवाद होने के बाद दोनों ने अंत में 1919 में डाइवोर्स ले लिया एक दूसरे से। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी वर्ष शादी कर ली, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था एल्सा। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. कहता है आइंस्टाइन के नए व्यक्तिगत अध्याय के साथ उसे महान ख्याति भी मिल गई। फेम मतलब प्रसिद्धि, ख्याति। In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं सन 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छप चुकी थी और जिसने इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, को एक नया अर्थ दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट.
वो तो सन 1919 में सूर्य ग्रहण से साबित हुआ कि ये सिद्धांत भी सही था। एक्लिप्स होता है ग्रहण। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. कहते हैं आइंस्टाइन ने पहले ही ठीक तरह से गणना कर ली थी कि स्थिर तारों का जो प्रकाश है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा किस सीमा तक प्रभावित होगा, और समाचार पत्रों ने उसके इस काम की एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषणा की। समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में कहा गया, प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा करना। कहा कि ये आइंस्टाइन का जो काम है ये एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, यानी कि वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को भौतिकी विज्ञान में 1921 में नोबेल प्राइज मिला। आप पूछ सकते हैं कि आइंस्टाइन को कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स में कौन सा अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला, और कब मिला? 1921 में। ही वॉज showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया और पूरे संसार से उन्हें इनविटेशंस, निमंत्रण मिलने लगे, और प्रेस ने उनकी बहुत ज़्यादा लाउडेड मतलब बहुत ज़्यादा सराहना करना, तारीफ़ करना, प्रेस ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. तो सन 1933 में जब जर्मनी ने नाजी शक्तिशाली हो गए तो आइंस्टाइन अमेरिका में आ गए, अमेरिका में आकर बस गए। 5 years later, the discovery of nuclear fissions in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. कहते हैं 5 साल के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज अमेरिका के भौतिकविदों ने, फिजिस्ट होता है भौतिकवाद, के लिए चिंता का विषय बन गई। उनमें से बहुत से समाज के समानाधिकारवाद विरोधी सिद्धांत यानी कि फासिज्म से भाग उठे, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था, और वे घबराए हुए थे कि कहीं नाजी जो है वो एटॉमिक बम, एटम बम बना सकते थे और उनका प्रयोग भी कर सकते थे, कि नाजी पार्टी जो है जर्मनी की वो उनकी इस डिस्कवरी का यूज़ करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे, एटॉमिक बॉम्ब बना सकते थे, जो कि बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बन सकता था। इस बात का डर उन्हें लगने लगा था। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। पूछ सकते हैं कि आइंस्टाइन के टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो कहते हैं उन्होंने एक साथी के आग्रह पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का एक अकेला बॉम्ब ही यदि एक बंदरगाह में विस्फोटित किया जाए तो ये पूरी बंदरगाह के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। सराउंडिंग टेरिटरीज मतलब आसपास के जो इलाके हैं
एरिया हैं उनको भी एक्सप्लोड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। कहते हैं उनके शब्दों का प्रभाव जो है वो हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। ये दो नाम आए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। तथा अमेरिका वालों ने अपनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त परियोजना से अणुबम तैयार किया और इसे जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में गिरा दिया। यानी कि अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया और जिसका यूज़ उन्होंने कहा किया जापान के दो शहरों पर जिनके नाम थे हिरोशिमा और नागासाकी। कब गिराए थे इनके ऊपर बम, एटम बम? अगस्त 1945 में। एंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। एंस्टाइन को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, गहरा धक्का लगा। डीपली शेकन मतलब बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगना इस बर्बादी पर, इस डिस्ट्रक्शन पर। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। इधर रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई असर नहीं हुआ। यानी कि रूजवेल्ट ने उनके इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड एंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। पीस एंड डेमोक्रेसी कहते, लेकिन अगले दशकों में आइंस्टाइन राजनीति में और भी अधिक सक्रिय हो गए और शस्त्रों के निर्माण और उनकी समाप्ति के बारे में अभियान चलाते हुए और अपनी सर्वप्रियता को, लोकप्रियता को शांति और लोकतंत्र के लिए उन्होंने प्रयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो जब उनकी मृत्यु 76 वर्ष की आयु में 1955 में हुई तो उन्हें एक दूरदृष्टा, विजनरी मतलब दूर की सोच रखने वाले और संसार का नागरिक तथा अपने साइंटिफिक जीनियस, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में याद किया गया। तो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लेसन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।